अच्छा, तो जब तक बच्चे जो है वो ऑनलाइन हो रहे हैं, ठीक है? तो मैं जो बच्चे अभी आ चुके हैं, उनको मैं बता दूँ कि आज जो है हमारा सेकंड लेक्चर है, सही है? चैप्टर नंबर 1 हमने जो है वो लास्ट जो हमारी क्लास थी, उसके अंदर हमने शुरू किया था, सही है? Recording in और progress. सही है। और हमने जो है आज हमारा जो है इसका सेकंड लेक्चर होगा। तो कुछ टॉपिक्स हमने पिछले हफ्ते कवर कर लिए हैं। तो जो बच्चे उस क्लास में मौजूद थे, उनसे मैं अभी क्वेश्चंस भी करूंगा, सही है? तो वो एक्टिवली पार्ट भी लें ताकि मुझे पता चले कि आपने चीज़ों को रिवाइज किया है, सही है? अच्छा, और जो बच्चे नए हैं, सही है, उनसे उनको मैं आपको बता दूं कि भाई उनके पास जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स यूट्यूब पे जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे, सही है? तो वो वहाँ से भी उनको जो है वो देख सकते हैं, सही, ताकि आप हमारे साथ जो क्लास चल रही है ना उसके साथ कनेक्ट हो सकें, ठीक है? वैसे तो आज आप क्लास दें, मैं कुछ रिव्यू आज की क्लास में भी आपको कराऊंगा, सही है? और हाँ, आप नहीं दी ना भैया आसिफ, तो आपको वो जो पुराना लेक्चर है वो मिल जाएगा रिकॉर्डेड, ठीक है? तो आप उसको भी देख लीजिएगा, लेकिन आज की क्लास भी देखें, तो इसमें मैं कुछ चीज़ों को कनेक्ट करूँगा पुरानी क्लास से, ठीक है? और इसके अलावा जो है नोट्स का भी जो आपके नोट जो है वो भी आपको आपके जो रिस्पेक्टिव ग्रुप्स हैं उस पर आपको अवेलेबल कर दिए जाएंगे, ताकि आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो भी शुरू हो जाए, ठीक है? अच्छा, जो जो बच्चे लास्ट क्लास में थे, सही है, उनको भी, और जो नए बच्चे आज आए हैं, सही है, उनको भी सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और फिर अब जो है यहाँ पे हम पहले रिव्यू करेंगे कि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है, सही, केमिकल इक्विलिब्रियम जो हमारा पहला चैप्टर शुरू हुआ था उसके अंदर, सही है, तो उसको हम देख लेते हैं कि भाई प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पढ़ी थी, सही है? तो पहले हम प्रीवियस लेक्चर को देख लेते हैं, सही है, कि हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करी थी, ताकि उन बच्चों को जो है वो रिव्यू हो जाए, सही है? एक्सक्यूज मी सर, नोट्स किससे लें? अच्छा, नोट्स के अभी मैंने आपको बताया ना बेटा, तो आपके जो रिस्पेक्टिव ग्रुप्स हैं उसके अंदर नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे 1 से 2 दिन के अंदर, ठीक है? अच्छा, तो प्रीवियस लेक्चर के मैं कुछ स्लाइड्स आपको जो है वो यहाँ पे रिव्यू कराता हूँ, सही, ताकि जो आने वाली क्लास है उसको हम कनेक्ट कर सकें। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहले जो चीज़ पढ़ी थी वो था हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल जो रिएक्शंस होते हैं, सबसे पहले हमने उसको समझा था कि भाई रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं, सही, जो कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूव करते हैं, सही है? और इरिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शंस होते हैं, सही, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, सही, यानी कि उसमें जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है? तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो हमने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का डेवलप किया था, सही है? और फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हमने चीज़ समझी थी, सही है, वो था हमारे पास एक एग्जाम्पल, सही है, यानी कि हमने एक अमोनिया फॉर्मेशन का एक रिएक्शन पढ़ा था, सही, जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, सही है? और उसके अंदर हमने ये चीज़ समझी थी कि भाई जब हमने फर्स्ट स्टेप पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाना है, सही है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है क्या नाम है, फर्स्ट स्टेप पे जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है वो आपस में रिएक्ट करके अमोनिया बनाएगी, सही है? और फिर सेकंड स्टेप के अंदर हमारे पास जो है अमोनिया की कंसंट्रेशन जब बढ़ेगी तो फिर बैकवर्ड रिएक्शन शुरू होगा, यानी कि फर्स्ट स्टेप के अंदर फॉरवर्ड और नेक्स्ट स्टेप के अंदर बैकवर्ड, और फिर इन द थर्ड स्टेप हमारे पास जो है यहाँ पे जो क्या नाम है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि दोनों रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, सही है? यानी कि प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो रहा होगा और रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो रहा होगा, सही है? फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था, सही है, उसके अंदर हमने जो मेन चीज़ थी हमारी कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, उस चीज़ को हमने समझा था। तो हमने उसमें ये बात समझी कि केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर उस स्टेट को कहा जाता है कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है जब वो बराबर हो जाए, सही, तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो केमिकली इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है। यानी कि जितनी तेजी से हमारे पास जो फॉरवर्ड से बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है, उतनी ही तेजी से हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन भी होता है, सही। तो यहाँ पे हमारे पास जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के जो रेट्स हैं जब बराबर हो जाते हैं, सही, तो हमारे पास
केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हो जाता है। सही। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था, सही, इसके अंदर हमने कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ को डिस्कस किया था। सही। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के अंदर हमने ये चीज़ समझी थी, सही, ये चीज़ समझी थी कि भाई जैसे जैसे टाइम गुजरता है, सही, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर, तो वैसे वैसे हमारे पास जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कम होती है और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो बढ़ती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि जब दोनों की कंसंट्रेशन एक जगह पे आके रुक जाती है, यानी कि कांस्टेंट हो जाती है। सही। ना तो रिएक्टेंट के अंदर कोई कमी आती है, ना इजाफा होता है, ना ही प्रोडक्ट के अंदर कोई कमी आती है, ना इजाफा होता है। तो इस स्टेट पे अंदर क्या होता है कि जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है। तो जैसे ही रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है, सही, तो वैसे ही हमारे पास जो क्या नाम है, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैं वो कांस्टेंट हो जाती हैं, यानी कि फिर उसके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं आती। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? सही। तो इसमें हमने एक ग्राफ को समझा था। सही। फिर इसके बाद जो हमारे पास लास्ट थिंग दैट वी हैव डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर, सही, वो थी हमारे पास एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडाइड इन द इक्विलिब्रियम। सही। यानी कि हमने एक रिएक्शन को स्टडी किया था कि हाइड्रोजन और आयोडीन जब आपस में रिएक्ट करते हैं, सही है, तो उसके अंदर तीन हमने उसको स्टेजेस में डिस्कस किया था। इन द फर्स्ट स्टेप, सही, कि भाई हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट होंगे, सही, तो सारी की सारी जो कंसंट्रेशन है दैट बिलोंग्स टू रिएक्टेंट, यानी कि हाइड्रोजन और आयोडीन, सिर्फ वही होंगे, प्रोडक्ट कोई नहीं होगा। सही। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे की तरफ बढ़ेगा तो हमारे पास जो हाइड्रोजन और आयोडीन है वो आपस में मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। तो फिर हमारे पास सेकंड स्टेप के अंदर प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होना शुरू होगी, तो एक बैकवर्ड रिएक्शन शुरू हो जाएगा। और फिर इन द थर्ड स्टेप जब क्या नाम है, फॉरवर्ड रिएक्शन और जो बैकवर्ड रिएक्शन है, जब दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी तो फिर वो जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेगा। सही है। तो इस तरीके से हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है वो इस रिएक्शन के अंदर डेवलप्ड होगा। ये एक एग्जांपल थी जिसको हमने डिस्कस किया था। सही है। तो ये वो 5 मेन स्लाइड्स हैं, सही है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर जो है वो डिस्कस करी थी। सही है। तो जो हमारे पास जो बच्चे मौजूद थे, सही है, उनको कुछ चीज़ें याद भी होंगी। और मैंने आपको ये कहा था कि भाई ये चीज़ें आपने रिवाइज करके आना है नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि मैं फिर आपसे कुछ क्या करूँगा भाई, सवालात करूँगा, ताकि भाई मुझे भी पता चले कि बच्चे जो है ना वो मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सही है। तो अब यहाँ पे जो है ना पुराने जो लेक्चर है, अभी मैंने आपको एक रिव्यू तो दिया ही है, सही है, तो जो पुराना लेक्चर है उससे जो है वो हम यहाँ पे क्या नाम है, कुछ सवालात आपसे करेंगे। सही है कि भाई ताकि पता चले कि भाई बच्चे पढ़ के आए हुए कि नहीं आए हुए। सही है। तो स्टार्ट करते हैं। सही है। तो जो नए बच्चे हैं वो भी हिस्सा लें, सही है, और जो पुराने बच्चे हैं वो तो लाजमी हिस्सा लें, ठीक है ना। तो सवालात मैं आपसे अभी जो है वो कुछ करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन को गौर से सुनना है, मैं क्वेश्चन बोलूँगा, सही है, और आपने जवाब मुझे लिख के बताना है, ठीक है भाई। अच्छा, सही, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? देखते हैं कौन पहले जवाब देगा। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंस। सही है। इमरान अली, इमरान अली, वेरी गुड। पहला इन्होंने जो जवाब दिया है इमरान अली ने, सही है, वही बताया कि भाई इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस, ठीक है, वेरी गुड। और ठीक है, ठीक है। देखो लिटरल मीनिंग जो है वो इसका जो है क्या नाम है, वो बैलेंस है, सही है। और इसके अलावा इक्वल भी हो सकता है, सही है, लेकिन जो इसका लिटरल मीनिंग है, सही है, उसका बैलेंस ही आएगा, ठीक है। तवाज़ुन मतलब बैलेंस ही होगा ना बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला जो मैंने आपसे सवाल किया, सही है, उसका जवाब क्या है हमारे पास? बैलेंस, जिसका जवाब हमें दिया है इमरान ने, सही है, वेरी गुड इमरान, ठीक है, ओके। सो द नेक्स्ट वन के इक्विलिब्रियम, सही है, इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो कौन से रिएक्शंस में अचीव किया जाता है? रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? केमिकल इक्विलिब्रियम कौन से रिएक्शंस में अचीव किया जाता है? रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल?
लालानी, सही, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है रिवर्सिबल रिएक्शन। बरीरा वासिफ ने भी सही जवाब दिया है रिवर्सिबल रिएक्शन, और इमरान अली ने भी सही जवाब दिया है, सही है, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो वेरी गुड भाई। रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम अचीव होता है। रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर, इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, सही है। अच्छा, अब दूसरा सवाल, सही है, एट जीरो टाइम। अब जीरो टाइम का मतलब होता है इनिशियली यानी कि जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, सही है। एट जीरो टाइम यानी कि इनिशियली ऑल द कंसंट्रेशन बिलोंग्स टू व्हाट, reactant or product? In initial time all the concentration belong to reactant or product? लालानी ने सही जवाब दिया भाई रिएक्टेंट, वेरी गुड। बरीरा वासिफ रिएक्टेंट, ठीक है। सारिम असद रिएक्टेंट, गुड। हसन अली आशीष सही है, और हसन नईम रिएक्टेंट, लालानी रिएक्टेंट, वेरी गुड, सही है, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को ये चीज़ें पता है, सही है। नंबर 3 सही है, जो इसका आंसर है वो है रिएक्टेंट, सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सही है, गौर से सुनना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। व्हेन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, व्हेन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर डैश, सही है, यानी कि जब केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो जाती हैं? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती हैं? इक्वल नहीं होती। इक्वल इज रॉन्ग आंसर। इक्वल नहीं होती। हसन अली नहीं, कांस्टेंट, वेरी गुड। इमरान अली, यू मेड इट अगेन। इमरान अली कांस्टेंट, वेरी गुड। आशीष कांस्टेंट, हसन अली कांस्टेंट, एंड द राइट आंसर इज कांस्टेंट, सही है। तो नंबर 4 का जो आंसर है वो है कांस्टेंट, सही। कांस्टेंट का मतलब होता है कि एक जगह पे आके रुक जाना, सही। अब यहां पे क्या होता है कि भाई इक्वल नहीं कहेंगे इसको हम, सही, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन सेम नहीं होती, इक्वल होती है, सॉरी कांस्टेंट होती हैं, सही, यानी कि एक जगह पे रुक जाती हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए वर्ड इक्वल सही नहीं रहेगा, सही, कांस्टेंट का वर्ड इज राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और जो है क्वेश्चन जो है वो हम आपसे करते हैं, सही है। एक और क्वेश्चन जो है वो हमारा ये है कि अगर हमारे पास अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी इसके लिए लिखूंगा, सही। अगर हमारे पास जो रिएक्शन है, वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, सही, तो अभी जो मैं आपके पास ऑप्शन लिख रहा हूं तो उनमें से कौन सा ऑप्शन, यानी कौन से एरोज का इस्तेमाल हम करते हैं अगर रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है, सही है। तो इसमें मैं ऑप्शन लिख देता हूं भाई। ए ऑप्शन है ये वाला एरो, सही है। बी ऑप्शन है ये एरो, और सी ऑप्शन है ये एरो, सही है। तो आप मुझे ऑप्शंस के जरिए नाम बता सकते हैं, सही है। सी ऑप्शन, वेरी गुड, सही है। लालानी ने पहले हमें जवाब दिया है, और हसन नईम, सी ऑप्शन इज गुड, ठीक है, सही है। खदीजा नज़ीर, बरीरा वासिफ, आयशा फैसल, ठीक है, सारिम असद, वेरी गुड, ठीक है। तो जो 5th वन का जो हमारे पास आंसर है, सही है, वो है डबल साइडेड एरो विच इज अ सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो कि प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड थे, सही है। और ये मैंने इससे पूछा ताकि आपको मैं देख सकूं कि भाई चीज़ें आपको पता भी हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा, सही, कि बच्चों को चीज़ें पता थी, ठीक है। अच्छा, मेरा आंसर नहीं भाई, इमरान तुम्हारा कितना नाम लिया है मैंने भाई, इमरान यू आर माई ब्रदर, सही है, तुम्हारा तो मैंने नाम लिया, पहला आंसर तुमने दिया था, ये भी मुझे याद है भाई, ठीक है। अच्छा, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो, अब हम नया जो आज जो हम टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो ये सबसे पहले हम वो देख लेते हैं और फिर हम नया टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं, सही है। ओके, सबसे पहले एसएलओस, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी शेयर किए थे, सही है। एसएलओस यानी कि जो भी चीज़ें हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है, सही है, हमने उन टॉपिक्स का लिस्टिंग की थी, सही है, और देखा था कि हमने कौन कौन सी क्लासेस में कौन कौन सी चीज़ों को मुकम्मल करना है। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था, सही है, उसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो है वो स्टडी किए थे, सही है। इसके अलावा
डायनेमिक या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम जो है इसको हमने स्टडी किया था, ठीक है। तो ये जो दो टॉपिक्स हैं सही, इसको और फिर केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर फिर हमने जो है वो इसके एक हाइड्रोजन और आयोडाइड वाली जो एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको शो कराई वो करी थी, और इसके अलावा हमने इक्विलिब्रियम के ही टॉपिक के अंदर एक ग्राफ का टॉपिक भी मुकम्मल किया था। अब आज की जो क्लास है हमारे पास सही, उसके अंदर हमने कोशिश ये करनी है सही कि आज हम जो है ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसको हम कर लें सही, और दूसरा जो है लॉ ऑफ मास एक्शन इसको हम जो है वो कवर करें सही। और अगर हमारे पास आखिर में कुछ टाइम बचता है सही, तो फिर हम उसके अंदर जो है कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। आज न्यूमेरिकल भी हमने करने हैं, तो इसलिए जो बच्चे हैं वो अपने साथ कैलकुलेटर्स को भी साथ लेके बैठें। आखिर में मैं दौड़ ना लगा रहे हूँ सही है, वरना फिर मैं आगे निकल जाऊँगा और आप कैलकुलेटर ही ढूंढते रह जाएंगे सही है। तो कैलकुलेटर भी जो है वो अपने सामने रखें सही है, अभी से आवाज़ लगा दें छोटे बड़े भाई को कि भाई कैलकुलेटर लेकर आ जाओ सही है। न्यूमेरिकल्स मीन्स मतलब न्यूमेरिकल का मतलब होता है जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं ना सही है, वो हमने करना है, ठीक है। अच्छा तो स्टार्ट करते हैं भाई। ओके, तो आज जो हमने पहला टॉपिक जो पढ़ना है सही है, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन सही है, यानी कि लास्ट क्लास के अंदर जो हमने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को स्टडी किया था सही है, आज हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसकी कुछ खूबियों के बारे में पढ़ेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम जो है वो देखेंगे कि उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सही है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की से यहाँ पे हमने जो है वो कैरेक्टरिस्टिक को एनलिस्ट किया हुआ है। तो पहले जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है फॉरवर्ड रिएक्शन का सही, वो क्या है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सही है, यानी कि जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है ये हमेशा सही किसकी तरफ होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या है कि भाई जब भी हम कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं सही, तो लेफ्ट साइड पे हम हमेशा रिएक्टेंट्स को लिखते हैं सही, लेफ्ट साइड पे किसको लिखते हैं, रिएक्टेंट्स को, और राइट साइड पे किसको लिखते हैं, प्रोडक्ट को सही है, राइट साइड पे किसको लिखते हैं, प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो अगर हमारे पास रिवर्स क्या नाम है फॉरवर्ड रिएक्शन की अगर हम बात करें सही, तो इसकी डायरेक्शन हमारे पास हमेशा सही क्या नाम है लेफ्ट से राइट की जानिब होती है सही है। तो हमेशा ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ मूव करेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर सही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की तरफ मूव करते हैं। अब इसी का अपोजिट हमारे पास है रिवर्स रिएक्शन। अब रिवर्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट सही है, यानी कि रिवर्स रिएक्शन हमेशा क्या होगा, इसका उलट होगा कि ये हमारे पास जो है सही है जो रिएक्शन है इसमें हमारे पास ये आ गया रिएक्टेंट और ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई ये जो रिवर्स रिएक्शन है इसमें जो भी हमारे पास प्रोडक्ट बनता है सही है, ये किसके अंदर कन्वर्ट होता है, रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होता है सही है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या होगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट सही। तो इसमें डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है और इसमें डायरेक्शन हमारे पास लेफ्ट टू राइट है सही। डायरेक्शंस याद रखिएगा सही है, क्योंकि एमसीक्यू छोटी मोटी चीजें होती हैं एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं सही। अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का सेकंड पॉइंट, रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस प्रोडक्ट, और इसका सेकंड पॉइंट है प्रोडक्ट प्रोड्यूस रिएक्टेंट। यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो रिएक्टेंट है सही वो किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट के अंदर सही। रिएक्टेंट जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट के अंदर सही। तो रिएक्टेंट प्रोड्यूस प्रोडक्ट सही है। और इसी तरीके से रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है कि इसका उल्टा काम होता है। यहां पे हमारे पास जो भी प्रोडक्ट बनता है सही वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है सही। अच्छा लालारी वापस से मैं रिपीट कर देता हूं सही कि भाई हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इसकी डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ होती है सही। लेफ्ट से राइट का मतलब हमारे पास होता है, लेफ्ट से राइट का मतलब हमारे पास होता है कि भाई यहाँ पे हम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट मूव करते हैं सही। और रिवर्स रिएक्शन के अंदर हमारे पास हम जो है वो राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे सही, यानी कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ सही। नंबर वन ये हो गया। नंबर टू के अंदर
ये लिखा है कि भाई रिएक्टेंट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट को, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर हमारा जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, सही है। और जो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है इसके अंदर उल्टा काम होता है, यानी कि इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, रिएक्टेंट के अंदर, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे मुकम्मल हो गए। इसके बाद आते हैं नंबर 3 पे। तो नंबर 3 में यहाँ पे लिखा हुआ है भाई इनिशियली रेट इज फास्ट बट ग्रेजुअली स्लो डाउन, यानी कि जो फॉरवर्ड रिएक्शंस होते हैं, सही है, वो स्टार्ट में तो बड़े तेज होते हैं, सही, बहुत तेजी के साथ जो है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता उनके जो रेट्स हैं, यानी कि उनकी जो स्पीड है वो क्या होती रहती है, कम होती रहती है। यानी कि शुरू में सही, ग्रेजुअल मींस आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअल मींस आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो स्पीड है वो क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, सही। तो फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट में हमारे पास क्या होंगे, फास्ट होंगे, लेकिन ग्रेजुअली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता ये क्या हो जाएंगे, स्लो डाउन हो जाएंगे, यानी कि इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। अब इसी का उल्टा जो है वो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन के अंदर होगा कि भाई इनिशियली हमारे पास जो रिवर्स रिएक्शन है ये क्या होगा, स्लो होगा, ये क्या होगा, स्लो होगा, लेकिन ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जो रिवर्स रिएक्शन है, सही, वो स्पीड अप होना शुरू हो जाएगा, यानी कि इसकी जो रेट है, इसकी जो स्पीड है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, सही है। तो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन इनिशियली फास्ट होंगे, बाद में क्या हो जाएंगे, स्लो डाउन हो जाएंगे, और हमारे पास जो रिवर्स रिएक्शन है से ये हमारे पास इनिशियली क्या होंगे, स्लो होंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये स्पीड अप होंगे, यानी कि इनकी वेलोसिटी, इनकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, सही है। इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम हो तो वो जल्दी से पूछ ले, ताकि हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करें। 5 सेकेंड्स जल्दी से। रिएक्टेंट लेफ्ट होगा, नहीं, रिएक्टेंट को हमेशा जो है यहाँ पे हम जो है वो लेफ्ट में लिखेंगे, सही है, और प्रोडक्ट को जो है वो राइट में लिखेंगे हमेशा। तो रिएक्टेंट लेफ्ट में ही आएगा, सही बात है, ठीक है। रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट में आएगा और प्रोडक्ट हमेशा, ठीक है। इसके अलावा किसी को कोई प्रॉब्लम, तो वे हम आगे की तरफ मूव करते हैं फिर नेक्स्ट। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, सही है। सर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम रिवर्सिबल एंड फॉरवर्ड रिएक्शन को। अच्छा, रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन की ये तो थी कैरेक्टरिस्टिक जो भी पिछली स्लाइड के अंदर मैंने कराई है, सही है। अच्छा, इनके जो डिफरेंसेस हैं, सही, इसको हमने डिस्कस किया था, सही है, लास्ट क्लास के अंदर। तो कुछ चीज़ें हमने डिस्कस करी थी, पहले तो डेफिनेशन थी, और दूसरा हाँ ये एरो से भी होता है कि भाई एरो जो है, सही, वो फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होता है, और बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर जो है वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ होता है, यानी कि उल्टा हो जाता है उसका ना, सही है। तो इससे डिफ्रेंशिएट हम करते हैं, सही है। बाकी कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने उसके अंदर डिस्कस करी थी, सही है। तो आप वो लेक्चर को अच्छे से देखोगे ना तो आपको वो सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे, सही है। तो टॉपिक जो वो शुरू करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम जब हमारे पास अचीव हो जाता है, सही, तो उस वक्त जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन है उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। यानी कि अब यहाँ पे हम जो है ना इक्विलिब्रियम के ऊपर बात कर रहे हैं, सही है। अब किस पे बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम के ऊपर बात कर रहे हैं, यानी कि अब सिर्फ फॉरवर्ड नहीं है, अब सिर्फ रिवर्स नहीं है, यानी कि अब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन किस पे हैं, इक्विलिब्रियम के ऊपर है, सही है। तो अब यहाँ पे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेंगे उसको हमने डिस्कस करना है, सही है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास इन द फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है भाई, सही है। अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम कैन ओनली एग्जिस्ट इन अ क्लोज्ड सिस्टम, नीदर रिएक्टेंट नो प्रोडक्ट कैन एंटर और लीव द सिस्टम, सही है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है, सही, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि भाई इन अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, सही, कैन ओनली एग्जिस्ट इन अ क्लोज सिस्टम। अब ये बात मैंने जब लास्ट टाइम आपको एक डेफिनेशन बताई थी, सही सही। अच्छा बेटे नोट नहीं करना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना वो आप नोट कर लो, साथ में मैंने बताया हमेशा कॉपी साथ में रखें, उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें,
सही है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको नोट्स के अंदर डिस्क्रिप्शन में सब जो है वो क्या नाम है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर मिल जाएंगी। सही है, तो बिल्कुल लिखने में नहीं लगे रहें, सही समझें। सही है, और मेन चीज़ें जो है ना उसको आप क्या नाम है नोट, छोटी छोटी पॉइंट्स होते हैं ना, मेन पॉइंट्स जो कि मैं आपको यहाँ पे लिख के बताऊंगा, उसको लिख लिया करें। सही, नोट डाउन कर लिया करें। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जाम्पल जब पढ़ा रहा था हाइड्रोजन आयोडाइड की, सही, तो उसके अंदर मैंने आपको ये बात बताई थी कि भाई इक्विलिब्रियम का जो भी हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, सही है, जब परफॉर्म किया जाता है, सही है, तो वो हमेशा क्लोज सिस्टम के अंदर परफॉर्म किया जाता है। क्लोज सिस्टम का मतलब ये होता है कि भाई ऐसा सिस्टम के जिसके अंदर से सही ना तो हमारे पास कोई रिएक्टेंट जो है वो सिस्टम से बाहर जा सके और ना ही कोई प्रोडक्ट सिस्टम से बाहर जा सके और ना ही कोई नई चीज इस सिस्टम के अंदर आ सके। सही, तो आपको याद होगा कि उसके अंदर हमने जब एग्जाम्पल पढ़ी थी तो हमने एक क्या नाम है एक राउंड बॉटम फ्लास्क देखी थी, सही, जिसके ऊपर हमने क्या लगाया हुआ था, कॉर्क लगाया हुआ था। सही, कॉर्क लगाने की जो वजह थी मैंने आपको वो क्या बताई थी, कॉर्क लगाने की वजह यही थी ताकि इस सिस्टम को क्लोज किया जा सके। सही, ताकि ना तो कोई चीज इस सिस्टम के अंदर आए और ना ही कोई चीज इस सिस्टम से बाहर जा सके। तो पहली जो चीज होती है वो होती है इक्विलिब्रियम के लिए कि सिस्टम का क्लोज्ड होना। सही, नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास है एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट। सही, तो यहां पे हमारे पास ये जो पॉइंट है, ये तो मैंने आपसे अभी जो क्विज हुआ छोटा सा, सही, उसके अंदर भी मैंने अभी आपसे ये पूछा था और आपने मुझे जवाब भी दिया था। सही, तो मैंने आपसे क्या हुआ था कि भाई जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाती है तो द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स जो हैं से ये हमारे पास क्या नाम है क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये बेटा ये जो स्टूडेंट हमारा है जो ओप्पो के नाम से है, ठीक है, वो अपना नाम जो है ना वो चैट बॉक्स में बता दे ताकि उसको हम जो है नाम से सेव कर लें। सही है, अब मैं ओप्पो नहीं बोलूँगा ना उसको, ठीक है, तो नाम मुझे जो है ना वो बता दें, ठीक है, ताकि उसको फिर हम उससे सेव कर लेंगे। ठीक है ना बेटा। अच्छा, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट्स बिकम्स कांस्टेंट। ये भी हमने पॉइंट पहले जो है वो डिस्कस कर लिया था और यही कैरेक्टरिस्टिक के अंदर भी शामिल है। सही है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट जो है हमारे पास नंबर 3 पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस एट इक्वल एंड अपोजिट रेट्स। सही है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी हमने केमिकल इक्विलिब्रियम की जो डेफिनेशन थी उसके अंदर हमने जो है वो डिस्कस किया था। सही है, वो क्या था कि भाई जब केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव होता है तो उसके अंदर हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, सही है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, सही है, वो बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। बैकवर्ड यानी कि रिवर्स। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या होता है कि भाई जो इक्विलिब्रियम है उसके ऊपर, सही, इक्विलिब्रियम पे हमारे पास क्या होता है कि जो दोनों रेट्स हैं वो दोनों बराबर तो होते हैं लेकिन अपोजिट होते हैं। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है, सही, कि भाई दे आर टेकिंग प्लेस एट इक्वल एंड अपोजिट रेट्स, एट इक्वल एंड अपोजिट रेट, कि भाई दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल तो होंगे लेकिन एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। यानी कि एक में रिएक्टेंट क्या नाम है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा और दूसरे में प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहा होगा। सही है। अच्छा बेटा, अभी तक जो ओप्पो जो ओप्पो के नाम से जो स्टूडेंट है ना वो अपना नाम बता दें काइंडली। ओप्पो के नाम से जो भी स्टूडेंट है, सही है, वो अपना रियल नेम जो है वो बता दें, सही, ताकि उसको जो है ना उस नाम से सेव कर लें। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। सही है, नंबर 4 पॉइंट, इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच फ्रॉम ईदर साइड ऑफ द रिएक्शन इक्वेशन। सही है, अब यहां पे ये जो वर्ड है अप्रोच, अप्रोच का मतलब होता है करीब होना। सही, बोलते हैं ना क्या नाम है, ये जो चीज है इस चीज को अप्रोच कर रही है, यानी कि वो उस चीज के करीब हो रही है। सही, तो अप्रोच का मतलब है करीब होना। सही, यानी कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम, सही, जो हमारे पास इक्विलिब्रियम है, सही, इक्विलिब्रियम में जब हमारे पास रिएक्शन आता है, सही, तो उसमें हमारे पास जो क्या नाम है जो कंसंट्रेशन है, सही, वो रिएक्टेंट की भी
ज़्यादा हो सकती है, कभी ऐसा हो सकता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है, सही है। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है, जैसे कि हमने लास्ट ग्राफ के अंदर भी देखा था, सही है। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, सही है। तो यहाँ पे जो चीज़ है वो है हमारे पास क्या नाम है, कांस्टेंट होना, सही है, कि भाई कांस्टेंट होनी चाहिए, सही है। बाकी यहाँ पे अप्रोच का मतलब है कि भाई कंसंट्रेशन या तो रिएक्टेंट की भी जो है वो ज़्यादा हो सकती है, सही है, और या फिर प्रोडक्ट की भी ज़्यादा हो सकती है। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो फिर इक्विलिब्रियम जो है वो रिएक्टेंट की तरफ अप्रोच कर रहा है, सही है। और अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम जो है वो प्रोडक्ट की तरफ अप्रोच कर रहा है, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है ये अप्रोच के हवाले से था। फिर इसके बाद नंबर 5 पे आते हैं, तो ये हमारे पास है एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब एंड अगेन अचीव अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब यहाँ पे जो लफ्ज है डिस्टर्ब, देखिए इक्विलिब्रियम जब हमने फिजिक्स में भी पढ़ा तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि कोई भी चीज जब रेस्ट में आ जाती है, सही, जब कोई भी चीज रेस्ट में आ जाती है, सही, तो उसको हम बोलते हैं कि भाई वो इसने इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव कर लिया है, सही है। अब यहाँ पे इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है कि भाई जब की केमिकल रिएक्शन है, जब वो केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो वो अपनी रेस्ट की हालत में आ जाता है, सही है। अब उस इक्विलिब्रियम को हम क्या कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं, सही, डिस्टर्ब करना यानी कि उस इक्विलिब्रियम को हम उसकी रेस्ट की हालत से क्या कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं, सही। अब कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं, अब वो 3 तरीके हैं, सही, 3 तरीके हैं जिसके जरिए हम किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब वो 3 तरीके हमारे पास क्या हैं, नंबर 1 कंसंट्रेशन, सही, यानी कि अगर हम क्या करें कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अगर हम इसको डिस्टर्ब कर दें, यानी कि अगर हम उसमें और ज्यादा रिएक्टेंट डाल दें, अगर हम उसमें और ज्यादा रिएक्टेंट डाल दें तो इससे क्या होगा कि उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी, सही, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। इसका मतलब हमने कंसंट्रेशन के जरिए क्या कर दिया कि भाई उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। इसी तरीके से हम प्रेशर के जरिए भी जो है वो डिस्टर्ब कर सकते हैं, यानी कि प्रेशर को बढ़ा के या प्रेशर को कम करके भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जा सकता है। इसी तरीके से हमारे पास टेम्परेचर, सही, जो हमारे पास रिएक्शन है, सही, उसको हम टेम्परेचर को बढ़ा के या टेम्परेचर को कम करके इस जो इक्विलिब्रियम है इसको हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 तरीके हैं, कंसंट्रेशन के जरिए, प्रेशर के जरिए और टेम्परेचर के जरिए हम रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, यानी कि जो रिएक्शन एक क्या नाम है, स्टेबल स्टेट यानी कि रेस्ट स्टेट के अंदर आ चुका है और कंसंट्रेशन दोनों की बराबर हो चुकी है, सही, तो वो तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा, सही है ना। तो इसलिए उसको डिस्टर्ब करने के लिए हम ये 3 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर। अगर हम इन 3 चीज़ों में तब्दीली लेकर आ जाएं, सही, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, सही है। तो यहाँ पे हमने जो है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक में 5 पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस किया है, सही। तो जल्दी से इन 5 पॉइंट्स को गो थ्रू करें, सही, और किसी भी पॉइंट के अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो जल्दी से पूछें ताकि फिर हम नेक्स्ट साइड की तरफ जो है वो मूव करें जल्दी से, और जिसको प्रॉब्लम नहीं है, सही, वो ओके का मैसेज कर दे ताकि फिर हम आगे की तरफ मूव करें। अप्रोच का मतलब होता है करीब होना, सही है, अप्रोच का मतलब होता है करीब होना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एट इक्विलिब्रियम जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है या तो वो ज़्यादा हो सकती है या फिर जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है या तो वो ज़्यादा हो सकती है, सही है ना। तो इक्विलिब्रियम किसी के भी करीब हो सकता है, यानी कि इक्विलिब्रियम के ऊपर जो है वो दोनों में से किसी भी एक की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सकती है। सर टेम्परेचर चेंज करने से पूरे सिस्टम के टेम्परेचर चेंज होगा, हाँ सही है। आप जब टेम्परेचर चेंज करोगे, अब सिस्टम का मतलब क्या है, सिस्टम का मतलब है ये एक फ्लास्क, इसके अंदर रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है ना। अब सिस्टम जो है ये अगर ये पूरा फ्लास्क है, अगर मैं इसका टेम्परेचर चेंज करूंगा तो इसके अंदर मौजूद जो रिएक्टेंट है उसका टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा और जो प्रोडक्ट है उसका टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा, सही। तो दोनों का टेम्परेचर चेंज होगा और इससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके अलावा और किसी को कोई क्वेश्चन?
सर जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है वो हमेशा क्लोज सिस्टम में मौजूद होगा, हाँ हमेशा, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई ना यहाँ पे कि भाई क्लोज सिस्टम के अंदर होगा, हमेशा क्लोज सिस्टम, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, क्लोज सिस्टम के अलावा नहीं होगा। सर डायनेमिक इक्विलिब्रियम डिफाइन कर दें, होता क्या है ब्रीफली, ठीक है। अच्छा वैसे तो इक्विलिब्रियम की जो डेफिनेशन है उसको हमने ब्रीफली लास्ट लेक्चर के अंदर डिफाइन किया हुआ है, सही, लेकिन मैं वापस से आपको बता देता हूँ कि भाई इक्विलिब्रियम को अगर आपने समझना है, सही है, तो आप ये पॉइंट समझ लें बस, ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे कि भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन व्हेन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, द रिएक्शन कम्स इनटू द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, सही है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं, सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो रिएक्शन है ना वो मूविंग होता है, यानी कि चल रहा होता है, ऐसा नहीं कि रुक जाता है, सही। कंसंट्रेशन जो है वो रुक जाती है क्योंकि जितनी देर में एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है तो उतनी देर में उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अगर 5 इधर गया तो 5 इधर गया, सही, तो इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, सही। तो मूविंग है, दैट इज कॉल्ड इट डायनेमिक, सही, इसलिए इसको डायनेमिक कहा जाता है, सही है। और यहाँ पे हमारे पास जो है इनमें जो दोनों के रेट्स हैं वो इक्वल और अपोजिट हो जाते हैं, सही है। तो ये हमारे पास जो है इसलिए डायनेमिक, ये इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, सही है। सारी मसला ये क्लियर हो गया, बाकी बरी आसिफ आपको क्लियर हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी जो बच्चे हैं, सही है, अगर उनका भी कोई सवाल है तो पूछ लें, और अगर सवाल नहीं है तो ओके करके बता दें ताकि हम आगे चलें, सही है, ठीक है। आशीष ने बता दिया, ठीक है। बाकी हसान नईम ने नहीं बताया अभी तक, हसान नईम बेटा आपको समझ में आ गया, लालानी, और ठीक है बाकी सब ने बता दिया, ठीक है। यूज़ क्या होगा, अच्छा यूजेस के हवाले से भी अभी आगे क्वेश्चन आएंगे। वही केमिकल इक्विलिब्रियम जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसके अंदर रिएक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, उनमें से बहुत सारे रिएक्शंस रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। तो अगर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन परफॉर्म कराया जा रहा है और उस रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ जाए ना, तो वो एक इंडस्ट्री के लिए लॉस का बाइस होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि रिएक्शन चल तो रहा है लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम केमिकल इक्विलिब्रियम को समझते हैं और उसमें बताई गई जो बातें हैं ना उसको इम्प्लीमेंट करके उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो ज़्यादा बने, रिएक्टेंट कम बने, प्रोडक्ट ज़्यादा बने, क्योंकि असल में हमें आखिर में चाहिए क्या, प्रोडक्ट ही तो चाहिए, सही है। तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनना चाहिए, रिएक्टेंट कम बनना चाहिए, सही है। तो ये इसका यूज़ है, सही है। लास्ट पॉइंट मैं रिपीट करता हूँ फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलूंगा, सही है। लास्ट पॉइंट है हमारे पास कि भाई इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के जो तरीका है वो 3 तरीकों से हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, और वो 3 तरीके हमारे पास हैं, कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर। कंसंट्रेशन को बढ़ा के या कंसंट्रेशन को कम करके हम जो इक्विलिब्रियम है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, प्रेशर को बढ़ा के या प्रेशर को कम करके हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, और इसी तरीके से टेम्परेचर को बढ़ा के या टेम्परेचर को कम करके हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, सही। इसका एक मुकम्मल टॉपिक जो है ना वो आप फर्स्ट ईयर के अंदर ही पढ़ोगे, इसको बोलते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल। उसके अंदर ये बताया जाता है कि भाई किस तरीके से कंसंट्रेशन को बढ़ा के या कम करके जो है वो क्या नाम है इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जाता है, तो वो डीप उसके अंदर डिस्कशन है, सही है। सही, प्रेशर को मतलब यही ना कि इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए हम यूज़ करते हैं, सही है। प्रेशर जो है इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है भाई। अच्छा अब आगे की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास ये है लॉ ऑफ मास एक्शन, सही है। अच्छा तो लॉ ऑफ मास एक्शन समझ लेंगे, इसके अंदर एक तो आपके पास स्टेटमेंट है जिसको अभी हम समझेंगे, सही है। और फिर दूसरी जो चीज़ है हमारे पास वो ये है कि इसकी स्टेटमेंट के बाद इसमें एक हमारे पास डेरिवेशन भी है, सही। तो आज हमें वो डेरिवेशन का पार्ट भी जो है वो मुकम्मल करना है, सही है। तो मैट्रिक के अंदर, सही है, मैट्रिक के अंदर हमारे पास जो डेरिवेशन है, अगर डेरिवेशन देखी जाए तो सिर्फ इसी टॉपिक के अंदर है, बाकी आगे और जितने भी चैप्टर्स हैं उसके अंदर हमारे पास कोई भी डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। एक छोटी सी डेरिवेशन आएगी वो भी एसिड बेस के चैप्टर के अंदर आएगी, सही है, लेकिन जो मेन बड़ी एक डेरिवेशन है वो सिर्फ इसी चैप्टर इसी टॉपिक के अंदर ही है, सही है। तो वो यहाँ पे हम अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है, सही है, और जो है फिर इसके बाद इसकी डेरिवेशन करेंगे, सही है। अच्छा भाई, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, सही है। तो सबसे पहले तो इसके अंदर कुछ वर्ड यूज होंगे, पहले मैं आपको उसके बारे से बता दूं, सही है, कि इसके अंदर हमारे पास एक वर्ड यूज होगा, सही है, एक्टिव मास, सही है। तो एक्टिव मास का मतलब होता है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को हम अमाउंट भी कह सकते हैं, सही है ना।
एक्टिव मास का मतलब अगर मैं किसी भी सब्सटेंस की एक्टिव मास के हवाले से बात कर रहा हूँ, सही, एक्टिव मास के हवाले से बात कर रहा हूँ, सही, तो इसका मतलब है कि मैं उसकी कंसंट्रेशन के हवाले से बात कर रहा हूँ, और कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, अमाउंट, ठीक है। तो अब पहले पढ़ लेते हैं कि इसकी स्टेटमेंट हमें क्या बताती है, सही है। तो स्टेटमेंट है, सही, द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास, सही, यानी कि वो रेट कि जिसमें जो सब्सटेंस आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, सही है, वो सब्सटेंस जो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्टिव मास के, एक्टिव मास यानी कि कंसंट्रेशन के, सही। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें भाई, हमारे पास जो है एक रिएक्शन है, सही, जिसमें हम यहाँ पे रिएक्टेंट्स लिख रहे हैं, रिएक्टेंट है, और वो रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, प्रोडक्ट में, सही, याद आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट, सही। तो ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है जो कि कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास किसमें, प्रोडक्ट में, सही। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्टेंट है, सही, जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो सारी की सारी जो कंसंट्रेशन है, सही, वो किसके लिए, किससे बिलोंग करेंगी, रिएक्टेंट से बिलोंग करेंगी। तो इसके अंदर जो रिएक्शन हमारे पास परफॉर्म होगा वो सिर्फ और सिर्फ अभी स्टार्टिंग में कौन सा होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, सही, फॉरवर्ड रिएक्शन, सही। तो यहाँ पे जो स्पीड होगी वो सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन की होगी, बैकवर्ड रिएक्शन की होगी नहीं, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं है, सही। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई जो भी हमारे पास रेट है, सही, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्टिव मास के, और एक्टिव मास का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट के हवाले से बात करें, सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is directly proportional to the active mass यानी कि concentration of reactant। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम केमिकल इक्वेशन के अंदर, सही, एक्टिव मास या फिर कंसंट्रेशन का जिक्र करते हैं तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, सही। तो अगर किसी भी चीज को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो इसका मतलब है कि हम वहां पे जो है वो उसकी कंसंट्रेशन या फिर एक्टिव मास का जिक्र कर रहे हैं, सही। तो इसका मतलब ये है कि भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। इसका मतलब यह है कि अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन तेजी से होगा, सही। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अब मुझे आप एक बात बताएं, सही, कि अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये किसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है भाई, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये किसकी कंसंट्रेशन या फिर एक्टिव मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सही है। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सही है, तो फिर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है ये किसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो वेरी गुड, आशीष, हसन नईम, इमरान अली और बरीरा वासिफ, इन तीनों ने जो जवाब दिया लालानी, सही है, प्रोडक्ट, वेरी गुड, सही। तो यहां पे हमारे पास अगर फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये अगर डिपेंड करता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, तो फिर जो बैकवर्ड रिएक्शन है यानी कि जो रिवर्स रिएक्शन है ये किसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि जैसे जैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू होगी वैसे वैसे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो भी स्पीड अप होना शुरू हो जाएगा। यह भी हमने बात पढ़ी है कैरेक्टरिस्टिक के अंदर से कि भाई जो रिवर्स रिएक्शन है ये स्टार्ट में तो स्लो होता है लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पीड अप होना शुरू होता है। अब इसका रीजन भी हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि भाई क्योंकि स्टार्ट में तो चूंकि प्रोडक्ट होता ही नहीं है इसलिए हमारे पास जो रिवर्स रिएक्शन है सही उसका जो उसकी जो स्पीड है वो स्लो होती है, सही। और जैसे जैसे हमारे पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ना शुरू होती है सही, तो वैसे वैसे हमारे पास जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है, सही। तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। सही है भाई। तो यहां पे हमारे पास जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, अगर मैं इसकी स्टेटमेंट को सही जो है वो मैथमेटिकली एक्सप्रेस करता हूं तो मुझे यहां पे इससे दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस मिलते हैं। नंबर वन इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा, अगर रेट ऑफ जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है अगर वो कम होगी तो फिर हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और बिल्कुल ही वाइस वर्सा, बिल्कुल जो सेम चीज है हमारे पास वो यहाँ पे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए भी रहेगी कि भाई रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट के। तो अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी सही वैसे वैसे हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा। सही है भाई। तो यहाँ पे हाँ आपका आंसर इमरान अली सही है, जो आपने बताया था ना प्रोडक्ट का, सही है, वो सही आंसर है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये जो स्टेटमेंट है ये आपके समझ में आई, सही है। आप जब आगे समझ में आ गई है तो फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे, और अगर किसी का भी क्वेश्चन है तो वो जल्दी से पूछ ले, सही है। और जिसके समझ में आ गई है वो ओके बोल दे, सही है। हसन नईम के समझ में आ गया है, ठीक है भाई। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो आगे की तरफ चलते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट जो इसकी डेरिवेशन है, सही है, वो है हमारे पास, सही, वो है हमारे पास डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सही। अब यहाँ पे जो इसकी डेरिवेशन है वो बेसिकली हम डेरिवेशन यहाँ पे करते हैं किस चीज़ के लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, एक मिनट ज़रा, ये हमारे पास होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं केसी से, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, सही, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, केसी से। सही, के सी का मतलब है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सही है। अच्छा, तो इसके लिए हमने जो है वो क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव करना है, क्योंकि अब जो रिमेनिंग चैप्टर है ना वो पूरा का पूरा केसी के ऊपर होगा। तो आपको पहले हम इसके लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे और फिर इसके बाद ये समझेंगे कि भाई ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, सही भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हमें क्या फ़ायदा होता है, सही। तो इस चीज़ को हम जो है वो पूरा जो है वो समझेंगे। पहले इसको हम ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको ड्राइव करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें सबसे पहले एक रिएक्शन जो है उसको सपोज करना होगा। एक कोई भी हम हाइपोथेटिकल रिएक्शन जो है वो सपोज कर लेते हैं, सही। तो जहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं, सही, लेट कंसीडर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, सही है। हाइपोथेटिकल रिएक्शन यानी कि कोई भी एक हम रिएक्शन जो है वो अज्यूम कर लेते हैं, सही है। अब यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि भाई हम यहाँ पे रिएक्ट करा रहे हैं ए को बी के साथ, सही है, इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो उसके नतीजे में हमें क्या मिल रहा है, सी, और दूसरी चीज़ हमें क्या मिल रही है यहाँ पे, डी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन अज्यूम किया, सही, कि इसमें हमारे पास जो है एक रिएक्टेंट यानी कि दो रिएक्टेंट हैं ए और बी, सही। जब ये दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, सी और डी, सही। अच्छा, ठीक है। हाँ, आप इसको कॉपी भी कर सकते हो ताकि साथ साथ समझ से भी जाओ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई हम यहाँ पे अज्यूम ये करते हैं कि भाई ये जो ए है, सही, इसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं, स्मॉल ए, और ये जो B है इसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं, स्मॉल b, और ये जो C है इसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं, स्मॉल c, और ये जो D है इसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं, स्मॉल d, सही। तो जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो आपको ये बात पता है कि हर क्या नाम है, एलिमेंट या हर कंपाउंड से पहले अगर हम कोई नंबर लिखते हैं तो वो उसके नंबर ऑफ मोल्स कहलाते हैं, सही। तो यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि भाई ए के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, स्मॉल ए, बी के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, स्मॉल बी, सी के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, स्मॉल सी, और डी के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, स्मॉल डी, सही। तो यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन जो है वो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है भाई, अज्यूम कर लिया है, सही। अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा क्या, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैंने अभी आपको क्या बताई थी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट, सही है। तो यहां पे अगर मैं देखूं, सही है, कि भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहां पे मेरे पास रिएक्टेंट्स कौन कौन है,
एक रिएक्टेंट मेरे पास है ए और दूसरा रिएक्टेंट मेरे पास है बी, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है उसको हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, और जो कंसंट्रेशन ऑफ बी है इसको हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। अब हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स के अंदर भी ये चीज हमने करनी होगी, और वो काम ये है कि देखें जब भी हम कंसंट्रेशन लिखते हैं तो इसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, सही, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये हमारे पास कहाँ चले जाते हैं, पावर में चले जाते हैं। तो अगर ए के नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल ए है तो इसको हम कंसंट्रेशन के अंदर कहाँ शो करेंगे, सही, यहाँ पे पावर में शो करेंगे। और इसी तरीके से अगर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ जो क्या नाम है जो रिएक्टेंट बी है, सही, इसके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हमारे पास अगर स्मॉल बी है तो इसको हम कहाँ पे शो करेंगे, इसको भी हम पावर में शो करेंगे। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, सही। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को लिखने का मैंने आपको ये तरीका बता दिया, ठीक है भाई। अब अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को मैं शॉर्ट में अगर लिखता हूं तो मैं इसको लिखूंगा आर एफ, सही। अब आपको ये बात पता है, सही, आपको ये बात पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आता है भाई, कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, सही। तो अब अगर हम यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन बना रहे हैं तो अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करूंगा, सही, तो मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा के एफ, जो कि हमारे पास है रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, सही। के एफ इज द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, सही। तो ये हमारे पास रेट कांस्टेंट आ जाएगा, सही, किसके लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। बाकी हमारे पास ये जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है, सही, और जो कंसंट्रेशन ऑफ बी है ये हमारे पास सेम रहेगी, सही, और ये जो इनकी पावर्स हैं ये भी बिल्कुल सेम रहेंगी, और ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन नंबर 2 के लिए वर्किंग करेंगे, सही है। यहां तक क्लियर है, ठीक है, सही है। नहीं, आर एफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड के लिए होगा, अब जो रिवर्स है उसके लिए अलग हो जाएगा, लाजमी सी बात है, सही सही। आर एफ ये शॉर्ट के लिए लिखा है ना, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को शॉर्ट में आर एफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, सही। ओके भाई, आगे की तरफ चलते हैं। तो अब जिस तरीके से हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए उसका लिखा कि भाई अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि भाई रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, सो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सही, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सही है। तो अभी ये बात हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर पढ़ी थी ना कि भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बराबर होता है, और रेट ऑफ रिवर्स या फिर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट कौन है, सी और डी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, कंसंट्रेशन ऑफ सी आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ डी। अब बिल्कुल सेम उसी तरीके से भाई सी का जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो स्मॉल सी है तो ये पावर में चले जाएगा, और डी के नंबर ऑफ मोल्स जो है वो स्मॉल डी है तो ये भी पावर में चले जाएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, सही है। तो अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को अगर मैं शॉर्ट में लिखता हूं तो ये क्या बन जाएगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन यानी कि आर आर, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्ट क्या नाम है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब साइन हटेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ जाएगा, क्या नाम है, रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन, यानी कि के आर, रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन। और बाकी जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैं ये हमारे पास क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, यानी कि सी सी और डी डी, ठीक है भाई। तो ये हो गए हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों चीजें आपके क्लियर हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सही है। फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। बरीर वासिफ ओके, इसके अलावा हसन नईम, इमरान अली, खदीजा नज़ीर, लारानी, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, ओके, सही है। तो अब हम आगे की तरफ जो है वो मूव करते हैं, सही है। तो मेन मोटिव हमारे पास क्या है भाई, मेन मोटिव ये है कि भाई हमने यहाँ पे केसी का फॉर्मूला बनाना है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है वो हमने यहाँ पे ड्राइव करना है।
और फिर इसके आगे के जो लेक्चर्स होंगे वो हमें बताएंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशन क्या होती है, कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, कि इसको ड्राइव क्यों कर रहे हैं इतना लंबा लंबा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे जो है वो फिर उसकी एप्लीकेशन आगे पढ़ेंगे, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो है, सही है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू के एफ, सही है, कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल्स टू के आर, कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे भाई क्या नाम है, एट इक्विलिब्रियम, सही है, एट इक्विलिब्रियम। भाई अगर हम जो है कहाँ पे जाते हैं, इक्विलिब्रियम पे अगर हम मूव करते हैं, सही है, इक्विलिब्रियम पे अगर हम मूव करते हैं तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक के अंदर भी ये बात पढ़ी थी, और फिर पिछली क्लास में जब केमिकल इक्विलिब्रियम हमने समझा था वहां पे भी हमने ये बात पढ़ी थी कि भाई अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो क्या होता है कि भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, सही है। यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें कि भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की ये जो वैल्यूज हमने यहाँ पे निकाली हुई हैं, अगर हम इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सही है, तो यहाँ पे ये एम्प्लाइज दैट का साइन लगाया, इसका मतलब है कि अब हम इसके अंदर वैल्यूज को पुट करने लगे हैं, सही। तो आर एफ, अब हम आर एफ देखते हैं किसके बराबर है, आर एफ बराबर है किसके, के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी के। तो आर एफ की जगह पे क्या आ जाएगा, के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, सही है। अब इसी तरीके से यहाँ पे आर आर यानी कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हमारे पास किसके बराबर है, के आर कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी की, सही। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सही, के आर यानी कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी, सही है भाई। तो अब यहाँ पे हमने इन दोनों की वैल्यूज को पुट कर दिया, तो अब नेक्स्ट काम हमारा ये होगा कि जो भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको एक तरफ कर लें और जो भी हमारे पास कंसंट्रेशंस हैं उनको हम एक तरफ कर लें, सही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो के एफ ये हमारे पास कांस्टेंट है और के आर ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये हमारे पास है रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दिस इज रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन। तो हम यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यूज को एक तरफ कर देंगे और कंसंट्रेशन को एक तरफ कर देंगे, सही। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि के एफ इधर है, इधर ही रहेगा। अब ये जो के आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड हो जाएगा, सही है। अब इसी तरीके से हमारे पास ये जो कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी यहाँ पर हैं, इधर ही रहेंगी, सही है। और यहाँ पे हमारे पास ये जो कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आगे क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि भाई जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज थी उनको हमने एक तरफ कर लिया और जो हमारे पास कंसंट्रेशंस थी उनको हमने एक तरफ कर लिया। अब लास्ट स्टेप और वो ये है कि भाई अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये के एफ और के आर ये है रेट कांस्टेंट, सही, फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन और ये है रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन। अब अगर के एफ और के आर अगर हम इन दोनों को देखें, सही है, तो यहाँ पे हमारे पास के एफ अपॉन के आर, अब के एफ भी कांस्टेंट है और के आर भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों का जो रेशो है वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सही, वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सही। तो इनका जो कांस्टेंट है ये बराबर होगा किसके, के सी के। सो के एफ ओवर के आर इज इक्वल्स टू के सी और के सी हमारे पास क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सही। तो यहाँ पे हमारे पास के एफ ओवर के आर यानी कि दो कांस्टेंट वैल्यूज का जो रेशियो है ये भी एक कांस्टेंट होगा और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया, बाकी हमारे पास, सही, ये हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी है ये सेम रहेगी और फिर कंसंट्रेशन ऑफ ए और जो कंसंट्रेशन ऑफ बी है ये भी हमारे पास सेम रहेगी, सही है। और ये हमारे पास ड्राइव्ड हो गई किसकी वैल्यू, भाई किसका फॉर्मूला ड्राइव्ड हो गया, ये केसी का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास ड्राइव्ड हो गया। तो अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो यहां से हमें पता चलता है कि केसी जो है यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, सही, ये हमारे पास दो चीजों का रेशो है। अब वो दो चीजें क्या हैं, सही, नंबर वन इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और नंबर टू
इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जब भी हम Kc मालूम करेंगे तो हमारी जो भी इक्वेशन होगी उसमें जो भी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है उसको हम हमेशा ऊपर रखेंगे और जो भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसको हम हमेशा डिनोमिनेटर यानी के नीचे रखेंगे। सही। तो यहां पे हमारे पास जो है ये Kc का जो फॉर्मूला है ये हमारे पास क्या हो गया भाई, ड्राइव्ड हो गया। सही है। तो इस डेरिवेशन के अंदर किसी भी बच्चे को किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम हो तो जल्दी से पूछ लें। सही है, ताकि हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। अच्छा इस भाई इमरान अली ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे सर ये जो स्मॉल ABC है, सही है, ये जो स्मॉल a है, स्मॉल b है, स्मॉल c है, स्मॉल d है, ये आपने ऊपर क्यों लिखा। सही है। तो हमेशा याद रखिएगा कि केमिस्ट्री में हमेशा जब भी आप किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हो, सही है, तो उसमें जो भी उसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर उसको हमेशा पावर में रिप्रेजेंट किया जाता है। यही काम आप जो है जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे ना, सही है, तो उसमें भी यही काम करोगे। जो भी आपको इक्वेशन दी जाएगी उसमें आप उसको पावर में शो कराओगे। सही है। तो मोल्स हमेशा पावर में शो कराए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा और किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम जल्दी से पूछें। RF हमारा C और D के इन्वर्स होगा क्या। हाँ इन्वर्स होगा। सही है, उसके इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है। हाँ जहाँ लिंक आता है वहीं पे, जहाँ लिंक आता है वहीं पे। ठीक है। सही है। तो भाई इस डेरिवेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है। तो अब आप आगे की तरफ मूव कर जाएं। सही है। तो भाई हमेशा याद रखिएगा क्योंकि भाई न्यूमेरिकल्स होंगे उसके अंदर। सही है। तो अभी मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए डाला हुआ है ताकि मैं आपको Kc एक्सप्रेशंस भी बनाना सिखाऊं। ये जो है ना ये कहलाता है Kc एक्सप्रेशन, क्योंकि हर रिएक्शन मुख्तलिफ होता है। अब हर रिएक्शन ABCD थोड़ी होगा। कुछ रिएक्शन में नाइट्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, अमोनिया होगा, कार्बन होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो हर रिएक्शन मुख्तलिफ, तो Kc एक्सप्रेशन भी मुख्तलिफ, लेकिन तरीका सेम रहेगा। सही है कि ऊपर हमेशा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और नीचे हमेशा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सही है। तो वापस से दोहरा लें, ऊपर हमेशा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और नीचे हमेशा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। तो जब रिएक्शन चेंज होगा ना तो Kc एक्सप्रेशन लाजमी सी बात है कि भाई उसमें भी तब्दीली आएगी। जैसे यहाँ पे AB रिएक्शन में ABCD था तो यहाँ पे ABCD आया। सही है। लेकिन जब यहाँ पे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन जो ही आएंगे हमारे पास, सही है, तो यहाँ पे भी फिर तब्दीली आएगी, लेकिन तरीका सेम रहेगा। तो अभी मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। सही है। तो अब मैं जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। सही है। ये क्लास का टाइम भी जो है वो वाइंड अप होने वाला है, तो जल्दी से कुछ मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए डाले हैं। सही है। ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करो। सही है। और जो है इसमें जो भी चीज़ें हैं ना उसको मैं भी आपके लिए डिस्कस करूंगा। ठीक है। सही है। अभी मैं भी सॉल्व करूंगा इसको। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये बोर्ड में भी आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट के अंदर आ सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है। वो आपको क्या बोलते हैं, राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। भाई ये जो 3 इक्वेशन इन्होंने दी हुई हैं इसका 1 बाय 1 हमें जो है वो Kc एक्सप्रेशन बनाना है। सही है। तो अब इसका तरीका क्या होगा, मैं आपको एक सिखाता हूँ। सही है। और फिर जो है वो फिर बकिया 2 जो है वो आपको कुछ टाइम दूंगा, आप भी करें, और फिर उसके आंसर मैं यहाँ पे शेयर करूंगा, आप उसको मैच करिएगा, जिसका आंसर सही होगा वो मुझे बता देगा। ठीक है भाई। अच्छा तो स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे कि फॉर सपोज यहाँ पे मेरे पास ये पहली इक्वेशन है, सही, ये दी हुई है पहली इक्वेशन। इस इक्वेशन का मुझे जो है वो क्या बनाना है भाई, यहाँ पे मुझे बनाना है इसका Kc एक्सप्रेशन बनाना है। सही है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि Kc एक्सप्रेशन मुझे बनाना है। सही है। तो अब इसको जरा देखिएगा कि इसको हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे। ठीक है। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला जो रिएक्शन है उसको मैं पहले यहाँ पे कॉपी डाउन कर लेता हूँ। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला रिएक्शन जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है N2 + 2O2 gives you 2NO2। सही। तो ये एक रिएक्शन मुझे दिया गया है और मुझसे क्या पूछा गया है कि सर आप इसका Kc एक्सप्रेशन बना के दिखाएं। सही। तो भाई अभी हमने जो है वो Kc एक्सप्रेशन बनाना सीखा है, तो वो पूरी डेरिवेशन तो नहीं करनी, हमें सिर्फ क्या याद रखना था जिसको मैंने बार बार रिपीट किया कि Kc एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट है, सही, वो नीचे आएगा और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमेशा ऊपर आएंगे। सही है। तो आप जरा गौर से, सही। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में गए और सॉल्यूशन में जाके हमने Kc एक्सप्रेशन बनाना शुरू किया।
अब केसी एक्सप्रेशन जैसे ही हमने बनाना शुरू किया तो हमारे जहन में सर सलान की वो बात याद आई कि भाई ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आएगा और नीचे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आएगा। सही है, तो अब ऊपर रखना है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो जरा मुझे यहाँ पे बताएं कि हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए भाई प्रोडक्ट है क्या? भाई प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है? सही है, NO2। NO2 जो है ये हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अब NO2 जो है ये हमारे पास प्रोडक्ट है और इसके साथ ये जो शुरू में 2 लगा हुआ है ये इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या है कि भाई NO2 चूंकि प्रोडक्ट है तो भाई NO2 की कंसंट्रेशन ऊपर आएगी। अब कंसंट्रेशन के लिए सर ने कहा था कि भाई यहां पे आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाने हैं तो लगा दिए, और जो हमारे पास 2 है, ये जो स्टार्ट में जो 2 लिखा हुआ है यानी कि मोल, ये हमारे पास कहां पे आ जाएगा भाई? पावर में आ जाएगा। सही है, जैसे कि वो स्मॉल सी, स्मॉल डी और स्मॉल ए और स्मॉल बी वो जो पावर में आए थे, इसी तरीके से ये 2 भी कहां आ जाएगा? पावर में आ जाएगा। सही है, तो अब NO2 के अलावा तो हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, तो अब ऊपर तो हम और कुछ नहीं लिख सकते। अब इधर आते हैं, नीचे हमने लिखना है रिएक्टेंट्स को। अब रिएक्टेंट्स के अंदर हमारे पास पहला रिएक्टेंट क्या है भाई? N2। सही है, तो ये आ गई N2 की कंसंट्रेशन। सही है, तो क्या N2 के शुरू में कोई नंबर लिखा हुआ है? नहीं, N2 के शुरू में कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि हम यहां पे इसकी पावर में कुछ भी नहीं लगाएंगे। सही है, अच्छा अब यहां पे N2 के अलावा दूसरा रिएक्टेंट कौन है? ऑक्सीजन यानी कि O2। तो यहां पे हमारे पास जो O2 है इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे हमारे पास जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगी। तो आप मुझे बताएं कि O2 के साथ शुरू में कुछ लिखा हुआ है? तो भाई हाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है भाई? 2 लिखा हुआ है। तो ये जो हमारे पास 2 है ये कहाँ आ जाएगा भाई? पावर में आ जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि भाई यहाँ पे हमने जो है वो केसी एक्सप्रेशन फॉर द गिवन रिएक्शन बना लिया। सही है, समझ में आया आपको? ये वाला रिएक्शन समझ में आया कि किस तरीके से केसी एक्सप्रेशन बनाया? ठीक है, इमरान अली का आ गया, खदीजा नज़ीर का आ गया, बरीरा सर एक नहीं, हाँ पावर 1 होगी ना, पावर 1 नहीं लगती। सही है, पावर 1 नहीं लगती। सही, वो तो मैथ्स में भी नहीं लगती। ठीक है, केमिस्ट्री में कहाँ लगेगी? ठीक है, तो पावर 1 नहीं लगेगी, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी हो मोल्स, तो वो हम शो कराएंगे। अच्छा, इमरान बोले भाई आगे सॉल्व नहीं करेंगे। भाई इमरान अली अब आगे आपने सॉल्व करना है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ और फिर उसके आंसर्स मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा। सही, तो जल्दी से 2 मिनट लें, 2 मिनट, ये रहे 2 मिनट। सही है, 2 मिनट लें और ये दूसरी वाली और जो तीसरी वाली इक्वेशन है जल्दी से इसका केसी एक्सप्रेशन अपनी कॉपी में आप लिखें। सही है, और सामने रख लें। 2 मिनट बाद मैं जल्दी से इनके आंसर शेयर करूंगा और जिसका आंसर सही होगा वो मुझे बताएगा और जिसका आंसर गलत होगा वो भी बताएगा, ताकि उनकी कंफ्यूजन हम दूर करें। ठीक है, तो जल्दी से 2 मिनट स्टार्ट करें, जल्दी से, शाबाश। अच्छा, आशीष ने कर भी लिया, वेरी गुड। अच्छा, जब तक आप ये कर रहे हैं एक चीज़ और देखें, कोई भी अच्छी चीज़ होती है, सही है, तो उसको हमेशा आगे की तरफ बढ़ाना चाहिए। कोई भी अच्छी चीज़ हो ना, आप अच्छी चीज़ होते हुए देखो तो उसको आगे की तरफ बढ़ाओ। सही है, तो इसी तरीके से जो है वो इल्म जो होता है ना, इल्म, सही है, अगर आप उसको आगे की तरफ बढ़ाओगे तो वो और भी ज़्यादा क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। अल्लाह ताला उसमें आपको और भी ज़्यादा रिवॉर्ड्स देता है। सही है, तो अगर आप ये देखो कि भाई आपको छाजाओं पे क्लास आप ले रहे हो, आपको चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आ रही हैं, सही है, आपके अंदर चेंज आ रहा है, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। सही है, तो आपका कोई भी फ्रेंड है जिसको कहीं पढ़ भी रहा हो, कोई मसला नहीं है, सही है, वो आए, फ्री है, क्लासेस ले और उनको चीज़ें समझ में आए तो इसके रिवॉर्ड्स फिर आपको भी मिलेंगे। सही, यानी कि फिर आपको जो है वो ख़ुद भी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी, रिजल्ट्स आपके अच्छे होंगे। सही, तो आप इस चीज़ को शेयर करा करें। सही, कि आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं वो भी आपकी तरह जो है ना वो हमारे साथ आएँ क्लास में। सही है, और एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है ना फिर एक क्लियर होगा। सही है भाई, बनेगा। सही है, तो क्लियर हो गई बात यहाँ पे। तो हमेशा ना ये रखा करें कि भाई मैं अगली क्लास में जो है वो अपना कोई भी एक फ्रेंड जो है ना उसको मैं जो है वो बुलाऊँ, वो मेरे साथ आए, वो बैठे। सही है, मतलब वो अपने मोबाइल से ऑनलाइन हो। ठीक है, तो क्लास ले, सही है, ताकि उसका भी फ़ायदा हो
और फिर उससे आपको भी अल्लाह ताला रिवॉर्ड देंगे। सही है। अच्छा तो भाई अब आंसर शेयर कर लें। सही है, आंसर शेयर करते हैं और देखते हैं कि भाई किसका आंसर जो है वो सही आया। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। सही है। अच्छा नहीं अच्छा पैकेज का मसला है, इंटरनेट पैकेज का मसला ये, वरना ये तो फ्री क्लासेस हैं भाई। सही है, बाकी हाँ इंटरनेट का तो थोड़ा भाई करना पड़ेगा। सही है। अच्छा तो आंसर मैं शेयर करता हूँ आपसे। सही है, तो पहले मैं जो वो दूसरे वाले का आंसर बता रहा हूँ आपको। सही है, पार्ट 2 का आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। सही है, तो पार्ट 2 का आंसर होगा हमारे पास Kc इज इक्वल्स टू NH3 की पावर 2। सही है, और रिएक्टेंट हमारे पास यहाँ पे है N2। सही है, और दूसरा है H2 और इसकी पावर होगी 3। ठीक है, तो ये है दूसरे वाले का आंसर। सही है, तो किस किस का सही है? बरीरा का सही है, करेक्ट। आशीष का सही है, सही है। इमरान का सही है, हसन का भी सही है, इमरान अली का भी सही है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बेस्ट। ठीक है, अब दूसरे का आंसर मैं लिख रहा हूँ। सही है, दूसरा नहीं बल्कि तीसरे का आंसर मैं लिख रहा हूँ। सो तीसरे का आंसर बनेगा Kc इज इक्वल्स टू HBr की पावर 2 H2Br2। सही है, तो ये किसका भी सही है? किस किस का सही है? राइट, आशीष का सही है, खदीजा का भी सही है, बरीरा वासिफ का भी सही है। ठीक है, और तो ये लालानी का भी सही है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इमरान का भी सही है, हसन नईम का भी सही है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा? सही है, इसमें कोई क्वेश्चन अब कोई मसला तो नहीं है आपको? ठीक है, तो एक क्लास ऑफ होने में मतलब 2 मिनट बचे हैं। सही है, तो अब इसके मेरे अभी कोशिश ये थी कि मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराता। सही, बड़ा जो है वो आगे लेके चलते, लेकिन आज थोड़ा टाइम जो है वो इसमें ज़्यादा लगा डेरिवेशन में। सही, तो आज न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाए, तो नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल से ही फिर शुरू करेंगे। लेकिन फिर वही बात कि चीज़ों को रिवाइज करके सही आना है, चीज़ों को देख के आना है। जो आज हमने पढ़ा बुक से उसको रिलेट किया करें, और क्वेश्चन निकलेंगे वो आप आके पूछा करें। सही है ना, जैसे मैं आपसे आगे पूछता हूँ तो अच्छा कैलकुलेटर बोलिए, कैलकुलेटर ले लिया था, सॉरी यार बरीरा, सॉरी सॉरी। ठीक है, सही है, रैंड पे तो नहीं लिया था है? ठीक है, सॉरी। अच्छा सही है, नेक्स्ट क्लास में काम आएगा। सही है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अपना है भी अपना है। ठीक है, सही है। तो अब जो है हम जो है टास्क देख लेते हैं कि कौन कौन से टास्क हैं जो कि हमने इस वीक में कवर करने हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड। सही है, और देख लेते हैं भाई। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आज कराने थे लेकिन अभी टाइम नहीं है, तो इसलिए हम टास्क पे डायरेक्ट चलते हैं। टास्क ओके, तो टास्क हमारा ये है कि लर्न द माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि रिवर्स रिएक्शन, जो कि हमने अपनी पहली स्लाइड के अंदर डिस्कस किया था। सही है, और फिर इसके बाद आपने लर्न द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इन द डायनामिक इक्विलिब्रियम, जो कि हमारी दूसरी स्लाइड के अंदर था। ठीक है, फिर इसके बाद लर्न स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि जो हमने अभी Kc की डेरिवेशन करी है और उससे पहले जो हमने 2 लाइनों की जो स्टेटमेंट पढ़ी थी, सही, वो भी आपने याद करनी है। सही है, और यहाँ तक हमारा जो है वो अभी काम हो चुका है। फिर इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सही है, और ये न्यूमेरिकल्स ये आज हमने कवर नहीं कर पाए। सही, तो उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंडल्ज कर देंगे। सही है, और इसके अलावा MCQs की प्रैक्टिस करनी है। सही है, MCQs जो है वो आपके पास जो है बुक में भी है। सही है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ भाई कि आप अगर एक छाजो की ऐप डाउनलोड कर लेना, सही है, तो उसके अंदर न्यूमेरिकल्स वाइज बहुत सारा मटेरियल आपको मिलेगा। वहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व भी करें, स्कोर भी उधर ही पता चल जाएंगे। और इसके अलावा अगर कोई न्यूमेरिकल गलत भी होगा ना, सही, तो आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन भी उसी के अंदर मिल जाएगा। तो मेरा इंतजार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर आएंगे तो उनसे पूछेंगे। ठीक है, तो वहीं पे वीडियो सॉल्यूशन भी है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सही है, और नेक्स्ट क्लास में लाजमी चीज़ें पढ़ के आनी है। ठीक है, और रिवाइज करके आनी है। सही है, अब जल्दी से बता दें कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, चीज़ें समझ में आई? सही है, तो जल्दी से बता दें भाई। मेरा नाम, मैं अब शुरू में लिखा हुआ तो था भाई अरसलान रहमान, मेरा नाम अरसलान रहमान है। सही, दुआ में याद रखिएगा। ठीक है इफेक्टिव। ठीक है, और रेफरेंस यानी कि रेफर अपने दोस्त को लाजमी करें, और कोशिश करें कि नेक्स्ट क्लास में अपना एक फ्रेंड जो है वो लाजमी लेकर आएँ। सही है, ओके, अल्लाह हाफिज़।